नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो का पहला टॉपिक है पृथ्वी की कुछ फोर्सेस, ठीक है, चाहे आंतरिक हो या फिर उसकी सतह यानी कि सरफेस पे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है लिथोस्फेयर या स्थलमंडल बहुत सी प्लेट से बना हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया हुआ है मोटा मोटा कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं किस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ मिलीमीटर प्रति साल या पर ईयर की दर से ये मूव करती रहती हैं, ठीक है। अगर आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में सुना हो तो आपको पता चलेगा कि जो हिमालय है उसकी जो नई ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर, ठीक है। लगभग 1950 के आसपास इसकी आखिरी बार जो है ऊंचाई नापी गई थी, बट हाल फिलहाल में जो एक्यूरेट उपकरण है उसके साथ नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कर इसकी जानकारी दी है, ठीक है। बेसिकली आपको बताना चाह रहा था कि जो हिमालय पर्वत है वो और ऊंचा हो रहा है कुछ प्रति साल की दर से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन जो प्लेट है, इंडियन कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, वो टुवर्ड्स एशिया टकराई थी, ठीक है। उसी वजह से वो उसका सामने का जो हिस्सा है, नॉर्थ जो हिस्सा है उसका, वो ऊपर उठ रहा है। यहाँ तक क्लियर है चीज़? बढ़िया। और इसका एक और कारण है कि जो प्लेट्स होती है ना, ये सरफेस प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये मूव करती हैं क्योंकि जो अंदर मैग्मा है, ठीक है, वो भी कुछ सर्कुलर गति के मतलब समान उसी प्रकार से मूव करता रहता है, ठीक है। बढ़िया। आगे कह रहा है ये कि भैया ऐसी फोर्सेस या बल जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में घटित होते हैं या वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस या आंतरिक बल आप कह सकते हैं। वह जो फोर्सेस बल पृथ्वी की सतह पर घटित होते हैं या फिर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर बाहरी बल, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको कैटेगराइज किस प्रकार से किया गया है। पहला है यहाँ पर एंडो, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और साथ में है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब आप देखो एंडोजेनिक फोर्सेस का मेन जो आपको देखने को मिलेगा ना पैटर्न एक समान, वो होता है कि काफी सडन फोर्सेस होती हैं और बहुत ज्यादा स्लो मूव करती हैं, ठीक है। सडन फोर्सेस में जैसे भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ये एकदम से होने वाली फोर्सेस का हमें बता रही है ज्ञान, ठीक है, कि भैया ये एकदम से होती है। ऐसा तो है नहीं कि पहले बताएगा वॉल्केनो की हाँ भाई साहब मैं इतनी तारीख को फट रहा हूं तो रेडी रहना, ठीक है। और जैसे कि पर्वतों का निर्माण या उन पर लगने वाला बल, जैसा मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नया पर्वत है, ठीक है, और ये फोल्ड माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। ये हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा था। अब जो भैया एक्सोजेनिक फोर्सेस है उनमें आता है इरोजनल और डिपोजिशनल, यानी कि निक्षेपण और अपक्षय जो होता है ना, यानी कि जैसे बर्फ वगैरह से कोई चीज टूट रही है टुकड़ों में, या एक जगह इकट्ठा हो रही है, अवसाद वगैरह जो हमने डिस्कस किया था, जैसे रिवर फ्लो होता है, सी वेव्स होती है, विंड या ग्लेशियर मूवमेंट, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे सरफेस के आसपास, ठीक है। और ये सारे जो एंडोजेनिक फोर्सेस के मूवमेंट देखने को मिलेंगे वो बहुत ज्यादा सरफेस के नीचे होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक चीज? बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं कि भैया वो स्लैब्स जिनका आकार समान ना हो तथा जिन पर हमारे कॉन्टिनेंट और ओशंस टिके हो, उनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं।
क्लियर होगी बात। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, मान लेते हैं ये कोई कॉन्टिनेंट है और इसके साथ में महासागर है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है और ये जो महासागर वाली प्लेट है, इन्हीं को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इनकी ये अलग अलग हो सकती हैं या एक हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, इनके टर्म जो यूज की जाएगी इनके बारे में वो होगी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्लियर है यहाँ तक चीज? बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं कि भैया अगला टॉपिक या अगला पॉइंट हमें बता रहा है अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के बारे में। ठीक है, क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट हमें पता है सबसे ऊपरी लेयर पृथ्वी की, इसके नीचे जहां अर्थक्वेक या भूकंप शुरू हुआ हो उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। यहां पर देखो, मानते हैं प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। अब इन दोनों की भैया टक्कर हो गई, टक्कर इन द सेंस आपस में रगड़ खा रही है और एकदम से सडन मूवमेंट हुआ। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स है ये भी। ठीक है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां से भूकंप शुरू हुआ है, सतह से नीचे, ध्यान रखना इस टर्म को, सतह से नीचे, उसे कहा जाता है फोकस, इस पॉइंट को। और इसके ठीक ऊपर जो सतह पर पॉइंट होता है ना, उसे कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि भैया इतना तेज भूकंप आया, उसका एपिसेंटर था इस्तांबुल या ऐसा कुछ करके। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। और ये आगे यही बता रहे हैं कि उसके ठीक ऊपर सरफेस वाले क्षेत्र को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर। यहां तक चीज क्लियर है? बढ़िया। अब हम देखते हैं जो भूकंप होता है उस वो आने का कारण तो होता है भैया भूकंपीय तरंगे। अब वो कितने प्रकार की होती हैं या फिर उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया उनकी विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, इसे समझते हैं। पहली होती है पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स भी इनको कहा जाता है, और ये सबसे तेज गति से ट्रेवल करती है। ठीक है, और पृथ्वी के क्रस्ट पे यानी कि सबसे ऊपरी लेयर पे लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता, ठीक है, कि भूकंप आया भी था। अब देखो जो प्राइमरी, ये जो यहाँ पे बाढ़ देख रहे हो, ये एक टाइप का जो क्या कह सकते हैं इसे, बाउंड्री एक टाइप की, ये हमें एक रेफरेंस दे रही है कि भैया कौन सी वेव्स कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सरफेस पे। ठीक है, अब प्राइमरी वेव्स की देखो नीचे गति बहुत ज्यादा है, एकदम से निकल जाएगी, तो उसमें नुकसान अमूमन कम होगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे, ये तो बहुत तेज निकल गई। आप खुद सोचो, मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, नीचे एक पेपर है, आप अगर इसको धीरे से खींचोगे ना तो ये पूरा बिखर जाएगा, टूट भी जाएगा गिलास। अगर आप इसको झटके से खींचोगे ना बाहर तो बहुत कम पानी हिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पानी ना हिले। ठीक है, समझ में आई बात? बढ़िया। तो इस प्रकार से आप इसको समझो प्राइमरी वेव्स को। सेकंड वाला जो कह रहा है वो कह रहा है भैया एस वेव्स, यानी कि ये वेव्स प्राइमरी वेव्स के तुरंत बाद आती हैं, इनको ट्रांसवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी वेव्स को इस प्रकार से ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी वेव्स जो ट्रेवल करती है वो इस प्रकार से करती है। ठीक है, ऊपर नीचे। तो ज्यादातर जो हमें महसूस होते हैं ना भूकंप के झटके, वो सेकेंडरी वेव्स के होते हैं। ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियर होगी यहां तक चीज? और ये रॉक्स से तो पास हो जाती है लेकिन गैसेस या लिक्विड से नहीं। समझ में आ गई बात? जो एस वेव्स है वो गैस या लिक्विड से पास नहीं होती है। ठीक है, और इसके आगे जो काफी ज्यादा टर्म्स इसमें यूज होते हैं वो आने वाले चैप्टर्स में हम समझ लेंगे। आखिरी है एल वेव्स, इनको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं, और ये वेव्स सबसे ज्यादा विनाशकारी सिद्ध होती हैं। अब ऐसा क्यों है? आप देखो प्राइमरी वेव्स इस प्रकार से ही चली गई, सेकेंडरी वेव्स ऐसे ही नुकसान तो करेगी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो लव वेव्स होती है ना,
ये आगे पीछे और इस प्रकार से दोनों प्रकार से मूव करती है। तो चांसेस बहुत कम बचते हैं कि भैया ऊपर जो भी चीज़ है सतह पर वो सकुशल रहेगी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, लगभग जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था वो लगभग इसी प्रकार के पैटर्न का था। ठीक है, अब हमें ये चीज पता चल गई, सबसे ज्यादा विनाशकारी वेव्स होती है एल वेव्स या सरफेस वेव्स या फिर लव वेव्स, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से नहीं सतह से उत्पन्न होती है, एकदम ऊपरी भाग से उत्पन्न होती है, इसलिए सबसे स्लो मूवमेंट करती है। अब स्लो मूवमेंट करेगी वो तो हमें पता है कि भाई जितना स्लो आप इसको खींचोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है और ऐसे ऐसे, तो भैया फिर तो ग्लास गया एकदम काम से। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बढ़िया। आगे कह रहे हैं कि भैया अर्थक्वेक को मापा जाता है सिस्मोग्राफ नाम की एक मशीन से। आपने सुना भी होगा या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा भी होगा, इस प्रकार से होती है। वैसे आजकल तो काफी मॉडर्न मशीन हो गई है, लेकिन एक पुराना इमेज है, जस्ट रेफरेंस के लिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से होती है। जैसे अगर ये मूव करेगा ना, तो ये लोहे का एक ठोस होता है, ठीक है, स्फीयर गोला, और इसमें इंक होती है, तो वो इस कागज पे लिखता जाता है इस प्रकार से। अगर ये हिलेगा तो जितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा कागज पे, उससे पता चल जाएगा कि भैया कितने तीव्रता का भूकंप था। ये चीज क्लियर होगी अभी? बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी के सरफेस पर रॉक्स या चट्टानों के टूटने को अपक्षय या वेदरिंग भी कहा जाता है। अब आप इस इमेज में देखो, तो ये जो पत्थर है या फिर चट्टान है, ये हवा और पानी के कारण कट चुकी है। तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है, सतह के ऊपर कोई भी चट्टान हो अगर उसके साथ ऐसा होता है, अपक्षय या वेदरिंग। यहां तक चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है भैया कुछ स्टैटिक नॉलेज है जो बहुत काम की है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल्स है। ठीक है, ये जो मैं आपको टर्म बता रहा हूं ना, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वगैरह, इसे आप याद रखना, क्योंकि लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ये आप या बिगेस्ट ऐसा कुछ पूछ लेगा तो आपको ये टर्म याद होनी चाहिए। सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, इस इमेज में देखो, जो कि वेनेजुएला में चुरुन रिवर पर स्थित है। ठीक है, अब ये लगभग मैं आपको बताऊं 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहां से यहां तक लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। पानी नीचे आता है तो ज्यादातर तो वो उड़ ही जाता है भाप बन के इन द सेंस की छोटे छोटे कणों में वाष्पीकृत हो जाता है रास्ते में ही। यहां तक चीज क्लियर है? वेनेजुएला कहां पर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका के एकदम नॉर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला। और एक फैक्ट और इसके बारे में बता देता हूं, विश्व में अगर कोई ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल ऑयल के या गैसेस के रिजर्व है, तो वो वेनेजुएला ही है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से भी न्यूज में रहता है। चलिए, सेकंड है विश्व का सबसे बड़ा, अब ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कीवर्ड याद रखना है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा वाटरफॉल। ठीक है, ये देखो इसकी चौड़ाई विक्टोरिया फॉल्स है, जो कि जाम्बिया व जिम्बाब्वे अफ्रीका के बॉर्डर पर प्यारी जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। अब यहाँ पर हम कह तो रहे हैं प्यारी जाम्बेजी रिवर, लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा तूफानी, आप कह सकते हैं तूफानी टाइप की रिवर्स में से एक है। मतलब इसके जो रैपिड्स होते हैं ना, इतने भयानक है कि लोग कई बार उसमें कयाकिंग या फिर रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं और ज्यादातर उसमें ही बह जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखना आप। विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल विक्टोरिया फॉल्स। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। अगला है कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर फेमस नायग्रा फॉल्स स्थित है, नायग्रा रिवर पर।
ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये सुंदर दृश्य, ठीक है, ये है नायग्रा फॉल्स का, ठीक है, और नायग्रा रिवर पर ही स्थित है। अब आप इस इमेज में देखो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है कनाडा। इसका जो टोरंटो ये वाला शहर है ना, इसके एकदम बॉर्डर पर दिखेगा आपको नायग्रा फॉल्स। और क्योंकि ये काफी फेमस एक पर्यटन स्थल है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ज्योग्राफिकली भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। आगे कह रहा है भैया टॉपिक कि बीचेस यानी कि जो तट होते हैं ना समुद्री, उनका निर्माण समुद्री तरंगों में, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, समुद्री तरंगों के द्वारा किनारों पर सेडिमेंट से अवसाद जमा करने से होता है। जैसे यहाँ सर वेव्स आती हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा करते रहेंगी रेत के महीन महीन कण, जिसे हम अवसाद या सेडिमेंट्स भी कहते हैं, और धीरे धीरे वो फॉर्म करेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल बीच को। क्लियर हो गई चीज, बढ़िया। अगला पॉइंट है हमारे पास, ग्लेशियर या हिमनद द्वारा जो भी छोटे बड़े पत्थर या रेत आदि किसी जगह इकट्ठे किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं हिमनद, हिमोड, या इंग्लिश में ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया जो नदियां आती है ना, बहुत ज्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट अपने साथ लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, और एक जगह इकट्ठा कर देती हैं किनारों पर, ठीक है। लेकिन जो ग्लेशियर्स होती है ना, हिम नदियां जो होती हैं, आपको पता होगा जमी हुई जो होती हैं, ग्लेशियर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो नीचे सतह से नीचे बहती है, ऊपर तो बर्फ से जमी रहती है पूरी, तो नीचे जब वो बहती है ना, तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे पत्थर, कंकड़, रेत आदि को इकट्ठा करती है, तो उसी को हम हिमनद, हिमोड या ग्लेशियर मोरेन्स भी कहते हैं। आप इस इमेज से इसे इजीली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर इसने इकट्ठा किया हुआ है, और साथ साथ में भी, ठीक है। इसके अलावा ये इमेज हमें बता रही है कि भैया एक बाढ़ का मैदान कैसा दिखता है। जब नदी होती है ना, उसके आसपास तटबंध वगैरह बने होते हैं, समझ में आ रही बात, जैसे यहाँ पर। अब जब इसमें बाढ़ नहीं आती तो लोग यहाँ पर भी रहने लग जाते हैं, खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, ठीक है। इसमें मेन टर्म आपको याद रखनी है विसर्प, तटबंध, और चाप झील, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबोर लेक, ठीक है। जिस समय बाढ़ आती है ना नदी में, तब ये तो भैया पूरा भर जाएगा एरिया। अब ये कुछ खाली जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें पानी रह जाएगा जब बाढ़ चली जाएगी या पानी की स्तर कम हो जाएगा, ठीक है, नदी में। तो ये फॉर्म हो जाती है यहाँ पर इस प्रकार से चांद के आकार की चाप झील, या फिर इसे हम कहते हैं ऑक्सबोर लेक्स, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो भैया अगला हमारे पास पॉइंट है मशरूम रॉक्स। ये देखो इस इमेज में, ऐसी चट्टानें जो कि रेगिस्तान की हवा के कारण बेस यानी कि नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी प्रतीत होती है, इन्हीं को हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। अब हमें पता है कि भैया हवा जब चलती है रेगिस्तान में स्पेशली, तो अपने साथ धूल के कण उड़ाती हुई चलती है। अब क्योंकि कण तो भारी होते हैं, ज्यादा ऊपर तो उड़ नहीं सकते, तो वो सतह के साथ साथ ही बहते रहते हैं हवा में, ठीक है। तो ये पत्थर इतना था, मान लो ऐसे, जब नीचे नीचे से इसे काटना शुरू किया ना कणों ने, तो ये इतना हो गया। अब ऊपर से उतना ही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो उतना कण उड़ नहीं सकते, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो मशरूम्स रॉक्स हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स में, ये चीज क्लियर है, बढ़िया। अब ये कह रहे हैं इस इमेज में कि भैया फीचर्स मेड बाय सी वेव्स, जो जल धाराएं हैं या जल तरंगे, महासागरीय तरंगे, वो कौन कौन से फीचर्स जो हैं बनाती है, ठीक है। तो ये है स्टेक, एक प्रकार से आप देखोगे बहुत बड़ा ऊंचा पिलर, ठीक है, या फिर सी आर्च, इस प्रकार से आर पार देख सकते हो आप, इसमें तैर सकते हो। एक प्रकार की आप लगा लो मेहराब इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और सी केव्स यानी कि समुद्री गुफाएं। ये चीज क्लियर है, ये इमेज, बहुत बढ़िया। अब इस इमेज में देखना, रेगिस्तानी हवाएं जब अति महीन रेत के कणों को
बहुत दूर ले जाकर डिपॉजिट कर देती है और बड़े पैमाने पर ऐसा होता है, तो इन आकृतियों को हम कहते हैं लॉइस। माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई हो तो। चाइना में विशाल लॉइस के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से हमें जो लॉइस के डिपॉजिट मिलेंगे देखने को, वो मिलेंगे चाइना में। ठीक है, मेरे हिसाब से तिब्बत के आसपास या फिर मंगोलिया के आसपास, जो उसका रीजन है। ऑब्वियसली वो तो अब चाइना के पार्ट है अधिकतर। हाँ भैया, तो अब इस चैप्टर के कुछ है हमारे पास एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं। इनका जवाब जरूर आप कमेंट करके दीजिए, और मुझे अच्छा भी लगता है आप करते हैं। पहला है विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। ये आप देख के बताइए। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। आकस्मिक गति इनमें से कौन सी है जो पृथ्वी पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, ये आप बताएंगे मशरूम रॉक्स हमें कहां पर देखने को मिलते हैं। और ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ये आपको बताना है ये कहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो की अगर आपको डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल पे। चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कमेंट करके आप वो टॉपिक या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जरूर पूछा कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा जो मैं आपको समझाने में सफल नहीं रहा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलते रहें। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।